पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है अभी, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, उसके बाद से बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ये कह रही है कि ममता राज्य में कानून व्यवस्था नाकाम हो चुकी है, इसीलिए सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। दरअसल जिस तरह 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, उसके बाद से हिंदू बड़ी संख्या में पलायन की तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये तो हिंसा की तस्वीरें, जरा पलायन की तस्वीरें दिखाइए। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ इतिहास में हम दोबारा उसी मकाम पर खड़े हो गए हो। ये तस्वीरें आप देखिए मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे लोगों की। धीरे धीरे हालात कई जगहों पर सामान्य हो रहे हैं। हिंदुओं को घर से खींच कर मारा गया, ये बात कोई भूलने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग कर दी है, लेकिन शुरुआती जांच में हिंसा का सीमापार से साजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। पुलिस लोगों को भरोसा दे रही है कि वो सुरक्षित है, पलायन ना करे, लेकिन अभी भी हिंसाग्रस्त इलाकों में लोग सहमे हुए हैं। आज हम इसी पर करेंगे हल्लाबोल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद इस समय पश्चिम बंगाल का ही नहीं बल्कि देश की सियासत का ऐसा केंद्र बनता जा रहा है जिसकी धुरी के इर्द गिर्द सियासत परिक्रमा कर रही है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने लगी है। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। देश में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत ममता राज की मुर्शिदाबाद से। पहले यहाँ 8 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पुलिस पर पथराव किया। उसके बाद 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद हिंसा का दूसरा झोंका आया, जिसने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया। 11 अप्रैल को हुई हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि शनिवार से हिंसा की नई वारदात नहीं हुई, लेकिन मुर्शिदाबाद में तनावपूर्ण सन्नाटा बना है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर शांति का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में है और सबसे पहले घटना की शुरुआत यहीं से हुई थी। अभी भी भारी संख्या में फोर्स की तैनाती यहां पर रखी गई है और शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसी इलाके में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हिंसा भड़की और यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज है जहां पर असली बवाल हुआ। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कने के बाद वहां से हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं। बीजेपी का दावा है कि 500 से ज्यादा लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा चले गए, लेकिन अब धीरे धीरे मालदा से हिंदुओं की घर वापसी शुरू हो गई, यानी हालात पटरी पर लौट रहे हैं। इनका एजेंडा है इसको दारुल इस्लाम बनाना है, इस्लाम का देश बनाना है, वो हिंदुओं को भगाना है। मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज इलाके में एडीजी बीएसएफ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पलायन करने वाले हिंदू वापस लौट रहे हैं। पलायन कर गए, करीब 500 लोग पलायन कर वापस आएंगे, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और सभी आ जाएंगे। फोर्सेज हैं, पुलिस है और गार्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिचुएशन विल कम बैक टू नॉर्मल वेरी सून। वहीं मुर्शिदाबाद में टीएमसी का आरोप है कि बीएसएफ के कुछ जवान ऐसे लोगों को आने दे रहे हैं जो हिंसा कर रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी हिंसा का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उधर शुभेंदु अधिकारी हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग कर रही है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्पिरेसी चाहिए ताकि कुछ हिंदू लोग को मारा जाए और उसका फायदा, राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश कर रहा है बीजेपी। আমরা চাই এনআইএ দ্রুত मुर्शिदाबाद दंगा हाथे निक। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हिंसा के पीछे सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। सब समझ में आता है, तृणमूल भी इसके पीछे है। तृणमूल के वहाँ के लोकल जो नुमाइंदे हैं, पंचायत के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर, सब इसमें जुड़े हुए हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई का नाम भी आ रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश से जुड़े कई चरमपंथी संगठनों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। কিছু এসডিপিআই নেতা আছে ওখানে সবকে উস্কানি দিচ্ছে যে আপনার আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। আরে ভাই আন্দোলন করবি, তোরা আগে আয়, সামনে আয়, তাতে তো শান্তিভাবে আন্দোলনটা হবে। তোরা তো সামনে যাচ্ছিস না ভাই, ওই 15-20 বছরের ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস, ওরা নিবে। मामले की शुरुआती जांच में बंगाल पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस मुर्शिदाबाद हिंसा को रोकने में नाकाम रही। हाईकोर्ट की फटकार और आदेश के बाद बीएसएफ को तैनात किया गया। Where they came from and where they went back. So there is an allegation that with the help of BSF
there is a deep-rooted conspiracy here to malign West Bengal. वक्फ कानून के विरोध में 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उसमें धुलियन शमशेरगंज में कुछ लोग और बच्चे पत्थर और हाथों में डंडे लिए दिख रहे हैं। इधर दक्षिण 24 परगना के बांगर में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी के समर्थकों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सिद्दीकी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बांगर से कोलकाता कूच कर रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल के एक कार्यक्रम में वक्फ कानून पर कह दिया कि उनकी सरकार आएगी तो वो वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक देंगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। श्री राहुल गांधी जी को भी खबर पहुंचा दें और कांग्रेस के हर नेता को खबर पहुंचा दें। अभी 2047 तक तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश में देश की जनता ने चलाने की जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी, तो पड़ोसी राज्य झारखंड में जेएमएम भी कह रही है कि वो भी वक्फ कानून को लागू होने नहीं देंगे। अब झारखंड के ही एक मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि संविधान से ज्यादा शरीयत जरूरी है। वैसे जितने लोगों को शरीयत से चलना था वो पाकिस्तान चले गए, अभी भी कम से कम जरूरत है तो उनका वीजा बनवा दिया जाता है, चलेगा वहाँ। विपक्ष भले ही एक सुर में वक्फ कानून के खिलाफ हमलावर हो, लेकिन पीएम मोदी ने आज भी वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हो रहा है, वो वाकई हैरान करने वाला है। कभी नागपुर में औरंगजेब विवाद में हिंसा में सीमा पार से हिंसा का कनेक्शन सामने आया, तो अब मुर्शिदाबाद में भी बांग्लादेशी चरमपंथी संगठनों पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। आज तक ब्यूरो। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आखिर इस तरह के कट्टरवादियों को और जो हिंसक हो गए हैं वक्फ के नाम पर, उनको ममता सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? क्या वजह है? क्या वक्फ कानून पर पहले लोगों को, जो कि सदन से पास हुआ, उसके खिलाफ इतना बोला गया कि इसकी वजह से आज जो हिंसा कर रहे हैं सड़क पर या ऐसी हिमाकत कर रहे हैं कि हिंदू पलायन को मजबूर है, तो आपकी सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही उनको? क्या वजह है? नहीं, देखिए, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है ऐसा बोलना उचित नहीं है। देखिए, दंगे, मैं आपको एक डाटा देता हूं, CSS जो हमारे देश के अंदर में एक संस्थान है जो देश में जहां जहां सोशल सोसाइटीज को मेंटेन करती है और कहां दंगे होते हैं, पूरे देश में 59 जगह दंगे हुए हैं, जिसमें 49 जो राइट्स हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य है उनमें हुई है। और ये जो दंगा हुआ है ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। आप थोड़ा इसका क्रोनोलॉजी को समझिए कि किस तरह से फरवरी महीने में RSS की एक 10 दिनों का कैंप होता है, जो लोग पकड़े जाते हैं। पश्चिम बंगाल जो एक इलाका है, मुर्शिदाबाद, जहां पे ये दंगे हुए या कहीं भी इनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, वो दूसरे देश के सीमा के नजदीक है। पश्चिम बांग्लादेश को हम देख रहे हैं, पिछले अगस्त से जल रहा है। जब से बांग्लादेश जल रहा है, बंगाल को जलाने की एक साजिश की जा रही है, कभी रामनवमी के मुद्दे को लेकर, कभी कोई और मुद्दे को लेकर। मगर हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति, चाहे वो टोपी लगाए चाहे तिलक लगाए, उनकी बंगाल में कोई जगह नहीं है। उनको पुलिस प्रशासन खदेड़ रहा है। आज भी देखिए भांगड़ में किस तरह से ISF के जो नेता है उन्होंने एक रैली की, उसके बाद में पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ा जब वो उत्पात करने लगे। देखिए, आप शांति प्रिय तरीके से अगर कहीं भी, हमारे नेता ने यह भी कहा है कि भाई ये कानून तो हमने नहीं बनाया, कानून बनाया केंद्र सरकार दिल्ली ने, तो अगर आपको प्रतिवाद करना है तो चलिए जंतर मंतर, मैं भी चलूंगा आपके साथ में।
वहां पे करिए घेराव। अब बंगाल को अशांत क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण है। इनके नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनिए, वो कहते हैं मुसलमानों को हम आने नहीं देंगे। अरे शुभेंदु अधिकारी का बयान तो हमने अपनी रिपोर्ट में भी सुना दिया, लेकिन सुनिए ना सर, सुनिए ना, ये मतलब आप कह रहे हैं कि जो हिंदू भाग रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के डर से भाग रहे हैं, इनके घेराव की वजह से। मतलब आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं सर? ये बहुत सीरियस इशू है। आप ही के मंत्री हैं सर फरहाद हाकिम, उनको सुनिए, वो कह रहे हैं क्या पलायन है, बंगाल के लोग हैं, बंगाल के अंदर ही दूसरी जगह जा रहे हैं। अरे जो सब कुछ समेट कर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घर से निकलने को मजबूर हो रहे हैं, वो इस सेम राज्य में, इसलिए पलायन मतलब मुश्किल स्थिति नहीं है। ये पलायन क्यों हो रहा है? ये पलायन सुनिए, बॉर्डर एरिया है, बीएसएफ ने 12 लोगों को, बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। क्या? देखिए, मुझे बोलना है ना। हाँ, ये पलायन क्यों हो रहा है आप बताइए आज। देखिए नहीं पलायन, देखिए दंगे अगर कहीं भी वापस आने, आपने डीआईजी जो बीएसएफ के हेड है उनकी आप अभी लाइव सुन लीजिए, आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में, आप अपने पत्रकार को बंगाल में पता कर लीजिए। उन्होंने कहा है करीब 500 लोग पलायन हुए और वो लोग वापस आके व्यवस्थित हो रहे हैं बंगाल, वहां पे जहां उनका घर था, जिनकी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर में। किसी को भी देखो, लड़ाई झगड़े में कोई गरीब आदमी जो रास्ते में रहता है वो नहीं रह पाता है। सबसे ज्यादा जो पीड़ा में रहता है वही आदमी रहता है। 80 करोड़ लोग देश की जो जनता है, जी उनका ये कहना है, ठीक है जी, साजिश रची गई है ये बंगाल सरकार के खिलाफ, बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए, इसीलिए ये हिंसा हो रही है। गलत जगहों पर आप लोग घेराव कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं आपके नेता वहां। देखिए अंजना जी, आज ममता बनर्जी पर्याय हैं गुंडागर्दी का, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का, हिंदुओं पे हमला हो और गुंडों को संरक्षण देने का। और मैं आपको याद दिलाता हूं, 2 मई 2021 और पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा 2 मई को चुनाव का परिणाम आया, 2 मई कानून व्यवस्था गई। और इसी तरह से अब हम जो देख रहे हैं चिंताजनक है। लेकिन कोई ऐसा प्रवक्ता किसी पार्टी को ना मिले जो आके स्वयं अपने लीडर को दिखा देता है वो कितनी गैर संवैधानिक हरकतें करती हैं। सबसे पहला प्रश्न जो जनता पूछ रही है, ममता बनर्जी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया के संविधान की शपथ तो नहीं ली है ना, भारत के संविधान की शपथ ली है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 245 है। अंजना जी क्या कहता है आपको मालूम है? बिल्कुल स्पष्ट कहता है, संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी, उसका राज्य क्षेत्रांतरित प्रवर्तन होगा। मतलब अगर पार्लियामेंट का कानून है तो उसपे कोई भी मुख्यमंत्री, कोई विधानसभा कानून नहीं लाएगी, ना मुख्यमंत्री ये कहेगा लागू नहीं होने दूंगी। बीच में ना बोले, शांत कराइए, बदतमीजी नहीं होगी यहाँ पे, शांत कराइए इनको। बिल्कुल नहीं, नौसिखियों को लाते हैं बीच में बोलने लगते हैं। आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा, आप पाकिस्तान के, अरे आप शांत अपनी बारी में करिए। अंजना जी आप देखिए, पुरोहित जी अगर आपको कोई भी काउंटर कोई बोलना हो, पूछना हो, आप हाथ उठाइए, मैं इशारा करूंगी, इसीलिए हम देखते रहते हैं आप छो को, ठीक है? बीच में बोलने से फिर उनका फ्लो खत्म होगा। जल्दी से आप गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो पहला प्रश्न तो यह है, कॉन्करेंट लिस्ट की सूची में रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट आते हैं, उसका कानून आया। क्या इमरान मसूद हो कांग्रेस से, ममता बनर्जी हो, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से ये कह सकते हैं? पलायन पर पश्चिम बंगाल के मंत्री का जो बयान है वो अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। और बंगाल से बंगाल में पलायन हुआ, ये फरहाद हकीम जो है वो इस पर ये दलील दे रहे हैं, बंगाल में सब ठीक है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, उसके बाद से गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी,
उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। फरहाद हाँ के मंत्री हैं ये पश्चिम बंगाल सरकार में, ये कह रहे हैं कि सुरक्षित है बंगाल, इसीलिए बंगाल में ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ रहे हैं, बंगाल में सब कुछ ठीक है। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, फिरहाद हकीम वही घटिया आदमी है, और मैं माफी चाहता हूं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भारत की भूमि में जब ये मेयर थे तो कह रहे थे ये मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान बता रहे थे, ये वही फिरहाद हकीम है। और अंजना जी एक बात और कहूंगा, निंदनीय है क्या कह रहे हैं? कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? ममता बनर्जी की। इस्तीफा देंगी? संदेश खाली हुआ। 2 मई की मैंने बात बताई, किस तरह से सांप्रदायिक दंगे वहां रोज होते हैं। क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अगर आपसे नहीं संभलता है, हिंदुओं को आप प्रताड़ित कराती है, गुंडों को अपने घर में बैठाती हैं, तो इस्तीफा दीजिए। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए ममता बनर्जी ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तत्परता से शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार जी ने हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूं शर्मसार हो जाना चाहिए ममता बनर्जी को कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और इस तरह से 500 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। चौथी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कहता है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि दंगे हो रहे हैं सांप्रदायिक पश्चिम बंगाल में और हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सेंट्रल की है उसको वहां डिप्लॉय करना पड़ेगा। और अगर मैं एक लाइन पढ़ दूं इस आदेश में, कहते हैं द सिचुएशन इज ग्रेव एंड वॉलेटाइल, ये बड़ी गंभीर एक जो है वहां स्थिति बनी हुई है। अब आप मुझे बताइए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इतना लताड़ा है ममता बनर्जी को और ये हिंदुओं को बताती है कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर तुमने जय श्री राम का नारा दिया, और मुसलमानों के लिए कहती है कि ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी सह लूंगी। तो अंजना जी पूछा नहीं जाएगा, संविधान का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे प्रदेश और देश चलेगा? ठीक है सुरेंद्र जी, आपके नेता और सांसद इमरान मसूद को लेकर भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, 1 घंटे में इलाज कर देंगे अगर हम सरकार में आते हैं। इलाज कैसे होता है? और क्या आपको नहीं लगता है कि एक ऐसे वक्त पर जब भावनाएं लोगों की बहुत ही इस वक्त सेंसिटिव है, हम देख ही रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है, थोड़ी सी भाषा सबको सोच समझ कर बोलनी चाहिए? देखिए, भाषा का इस्तेमाल तो अंजना जी सभी लोगों को अच्छा करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भाषा का इस्तेमाल तो उन लोगों को भी अच्छा सही तरीके से करना चाहिए। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, एको कर रहा है, उनको ठीक कीजिए। जी 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 जी, तो भाषा का इस्तेमाल तो उन लोगों को भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं मंगलसूत्र छीनकर उन्हें दे देंगे, आपके 2 भैंसों में से 1 भैंस आपकी वो दे देंगे। जब एक चुनाव में एक साध्वी कहती है कि ये चुनाव रामजादे वर्सेस हरामजादों में है, तो भाषा का इस्तेमाल तो सबको पूरी तरीके से सोच समझ के करना चाहिए। रही बात इकबाल भाई की, हमारे तो इमरान भाई की, तो इमरान भाई ने कोई ये नहीं, उन्होंने कहा कि 1 घंटे में हम वक्त का कानून नहीं लागू होने देंगे, वापस ले लेंगे। ये उन्होंने कौन सी गलत बात कही? अब आप आ जाइए। जी जी, मैं इमरान मसूदी कह रहा हूं, बड़ी पार्टी के बहुत बड़े प्रवक्ता। आप थोड़ा सा वो रखें। अभी आप बंगाल वाले क्या नाम हमारे भाई को कह रहे थे कि चुप रहिए, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ये लागू कर लिया करो। तीसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ना बंगाल के लिए भी, तो हिंसा का अंजना जी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हिंसा पर काबू पाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए राज्य सरकार प्राइमरी रूप से जिम्मेवार है, इसमें कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए हिंसा के लिए। तीसरी बात, जब दिल्ली की सरकार भी और क्या नाम राज्य की सरकार में भी बड़े तत्व ये कह रहे हैं इसमें विदेशी हाथ है, तब बात आ जाती है सेंट्रल फोर्सेस की। भाई विदेशी हाथ कैसे आ रहे हैं? विदेशी हाथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहते हुए कैसे आ रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपके सामने एक आंकड़ा और रख देता हूं बंगाल के लिए कि अंजना जी, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि कल कोलकाता में 2020 में 53 मर्डर हुए।
2021 में 45 मर्डर हुए और 2022 में 34 मर्डर हुए। यहां पे तृणमूल की सरकार है। लेकिन दिल्ली में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुलिस भी अमित शाह जी के अंडर में है, 2020 में 461 मर्डर हुए, 2021 में 454 मर्डर हुए और 2022 में 2022 में 501 मर्डर हुए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से सामने बताता है। मैं फिर से कहता हूं गौरव भाटिया से कि कृपा करके अपना मुंह बंद रखें, वरना दूसरों को ज्ञान मत दिया करें। पूरा करिए सुरेंद्र जी। क्योंकि ये तारतम्य तोड़, अंजना जी जो आप बात कहती है ना कि तारतम्य टूट जाता है, अभी आपने जो टीएमसी के प्रवक्ता जी से कहा था, वैसे ही गौरव जी को भी जरूर कहा कीजिए कि लोगों का तारतम्य टूट जाता है, बीच में ना बोला करें, कम से कम इस भाषा का संयम रखा करें। तो अंजना जी जो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, हिंसा का समाधान क्या होगा? संवाद। हिंसा का समाधान कहीं अपमान तो है नहीं, कहीं इसको हिंदू मुसलमान तो बनाना नहीं है, भारत पाकिस्तान तो बनाना नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हिंसा का लाभ राजनीतिक उठाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो एक अक्षम्य अपराध की तरीके से लगातार किसी को मुल्ला कहना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, क्या ये उचित है? या ये उचित है कि यहां पर हिंसा पे मरहम लगाया जाए, या हिंसाग्रस्त एरियाज में शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पेट्रोल डाल करके वहां सांप्रदायिकता की आग लगाएं? इस चीज को आपको जरूर देखना होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी की आप बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर इतना अच्छा वो है तो भाई कांग्रेस पार्टी मुसलमान अध्यक्ष बना दे कोई। तो कांग्रेस ने 8 मुसलमान अध्यक्ष बनाए हैं, नरेंद्र मोदी जी, 8। आपने बता दीजिए मुझे एक भी कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनाया हो भाजपा ने, एक भी महिला अध्यक्ष बनाई हो, एक दलित अध्यक्ष बनाया था, उसको भी आपने 1 लाख रुपए की घूस में कर दिया। आज तक आपका एक अध्यक्ष कोई चुना हुआ हो, बता दीजिए। किसकी बात करते हैं? पहले तो आप कहते थे मुसलमान पंचर लगाता है खाली, आज तो पूरा देश अंजना जी पंचर लगा रहा है। 5 किलो का राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग पंचर लगाने से भी बदतर हो गए। ये प्रधानमंत्री जी के बोलते रहना है। आपके साथी हैं वो आपको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बहुत भारी पड़ेगा अगर आप इस्लामिक कट्टरपंथियों को या फिर पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को क्लीन चिट देंगे या आंखें बंद करेंगे उनकी करतूतों पर और सारा आरोप सोचेंगे कि बीजेपी पर लगा दें, इससे पॉलिटिकली आपको फायदा हो जाएगा? आप बताइए ना, इसका क्रेडिट हम किसको दें? दिखाइए। 1961 अंतर जो था हिंदू मुस्लिम जनसंख्या में, वो था 11.8%। इसी मुर्शिदाबाद की मैं बात कर रही हूँ। 71 आते आते ये 12.8 हुआ, फिर 81 आते आते 17.5 हुआ, 17.5, फिर 23, फिर 27.5 और ये 33.1 अब हो गया है। और जिस तेजी से ये लगातार पिछले 2-3 दशक में भागा है, उसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को खुश रखने के लिए क्या आंखें बंद की जा रही हैं? वरना मतलब क्या वजह है कि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, जबकि आपको बताना चाहिए ना कि ये पीएफआई के लोग कौन हैं, ये कौन से लोग हैं जो ये पत्थर, एक बार हाथ में जो पत्थर लेकर उठा रहे हैं, मार रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनको आपने चिन्हित किया, क्या किया, ये बताइए ना। बताइए सर, मैं आपको देती हूं अगर आपके पास जानकारी नहीं है। धुलियान से भागकर जो ये लोग जा रहे थे मालदा, शरणार्थियों का कहना है कि पानी की टंकी में जहर डाल दिया। और मैं सीधा जो किसी का आरोप है वो पढ़ के सुना रही हूं सर आपको, मैं कोई मिलावट नहीं कर रही हूं इसमें। वो कह रहे हैं कि पानी की टंकी में जहर, पुलिस को पत्थर मारने से लेकर पानी में टंकी में जहर डालने की हिम्मत कहां से आ रही है, मुझे ये बताइए। बहुत डायरेक्ट सवाल है सर मेरा। देखिए, ये नकारात्मक लोग सब तरफ है, हमारे हिंदुओं की तरफ भी है और मुसलमान की तरफ भी है। मगर आपने शुरुआत में की कि ये जनगणना की इस टाइप की कुछ बात की, वहां पे ये जो मुसलमान बढ़ रहे हैं, बताइए ना सर, बाद में आइएगा धर्म पे। ये कौन लोग हैं? सुनिए, आपकी पुलिस ने पता किया नहीं किया? आपने सवाल किया 1.5 मिनट तक और मेरा जवाब शुरू होते ही आप रोक दे रही हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। आप निष्पक्ष तरीके से कम डिबेट कराइए अंजना जी। आप निष्पक्ष तरीके से जवाब दीजिए ना सर। 2011 के बाद पुरोहित जी, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूं, बात निष्पक्षता की है और हमेशा रहती है, लेकिन इसी के साथ सवाल जब आपकी सरकार को, आप सरकार है साहब, आप जहां पर अभी बैठे हैं ना, आप पश्चिम बंगाल में सरकार में हैं। हर जगह विपक्ष बन के मत सोचिए, आप सरकार है। आप जो बोल रहे हैं इस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप सरकार है।
तो सरकार से नहीं पूछेंगे कि पानी की टंकी में जहर कैसे मिला रहे हैं लोग, तो किससे पूछेंगे? अब मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं सर, और पूरे सम्मान के साथ पूछ रही हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि ये हिम्मत कहां से आ रही है कि पानी की टंकी में जहर, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हम लोग कितनी सुरक्षित जिंदगी जीते हैं, आप सोचिए पानी की टंकी में कोई जहर डाल दे, मतलब क्या होगा? ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये जो पत्थर लेके लोग घूम रहे हैं, इनकी हिम्मत कहां से आ रही है? सर प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। संभल पे यही प्रश्न मैंने बीजेपी से पूछा था, इसलिए आप निष्पक्षता पर पूरा ऐसे लिखिएगा, सबको अच्छा लगता है ऐसे लिखना, बट प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आप सरकार है वहां। नहीं अंजना जी आपको पूरा विश्व सुनता है। जितने हिंदी सुनने वाले लोग हैं वो कम से कम आपकी आवाज को सुनते हैं, इसलिए कम से कम मुझे आपने 2 मिनट 3 मिनट तक सिर्फ सवाल किया है और मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि 2011 के बाद में इस देश में जनगणना नहीं हुई, जो 2021 में ड्यू है, और वो मोदी जी नहीं करवा रहे हैं, नहीं करवाएंगे। इनको ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति बहुत रास आई हुई है। रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर सवाल नहीं है। ये कौन युवा है जो 20 साल का युवा तलवार लेके, चाहे टोपी पहन के, चाहे तिलक लगा के रस्तों में उतर रहा है, और इसको कौन भड़काया जा रहा है? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? देखिए, एक तरफ मैं अभी सुन रहा था, अभी एक डिबेट ओवैसी जैसे मुस्लिम लीग और आरएसएस जैसे कर करके डिवाइड कर करके अंग्रेज लोगों ने राज किया ना हिंदू और मुसलमानों को, वही चीज आज चल रही है कि बंगाल को जिस तरह से जलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपना काम कर रहा है। आज भी भांगड़ में कुछ जगह उपद्रव करने की कोशिश की, पुलिस ने खदेड़ा। ये नहीं देखा कि उन्होंने सर पे टोपी पहनी है, कि तिलक लगाया है, ये बिना देखे उनको खदेड़ा, और सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके वर्दी पहनकर यही किया जाता है, यही नियम है, यही काम है। तो ये इसको उपलब्धि मत बताइए। उपलब्धि ये होगी सर कि लोगों में भ्रम न फैलाया जाए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको एक जी सर, ब्लैक शेड दिखाना है, आपको ब्लैक शेड दिखाना है अंजनी जी। आप बंगाल के जो आप सुनिए, अब आप सुनिए, आवाज नीचे कीजिए इनका। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे सर, मैं सवाल कर रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको इसीलिए तो मौका दे रही हूँ ना कि आप सरकार का पक्ष रखिए। अब बताइए, आप जब सबको पता है कि समवर्ती सूची में अगर कोई भी मामला आता है, ये मैं आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर, आपने मुझे बताया नहीं कि टंकी में पानी की टंकी में जहर डालने की हिम्मत कहां से आ रही है, आपने नहीं जवाब दिया उसका। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछ रही हूं, समवर्ती सूची में कोई भी मुद्दा अगर आता है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में टकराव है, इस स्थिति में किसका कानून लागू होगा? इस पर संविधान का अनुच्छेद 254 कहता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य के कानून की मान्यता नहीं होगी। फिर भी मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि हम वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं करेंगे। आप लगातार बोलिएगा तो कैसे सुनिएगा सर? कुछ सवाल का तो जवाब दीजिएगा ना। तो ये कानून नहीं लागू करूंगी, अब इसका आधार क्या है सर? जब समवर्ती सूचना पे संविधान ही कहता है कि केंद्र का पास किया हुआ कानून लागू होगा। इस पर स्पेसिफिक जवाब कम से कम दीजिए, आप टंकी पर नहीं दे पाए। हाँ, इस पर एकदम क्लियर है कि हम कोर्ट में भी ये फैसला गया है। 10 से ज्यादा लोग, आप तमिलनाडु का सुपरस्टार विजय, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में केस फाइल किया है। हमारी जो मैत्री है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी 16 तारीख को सारे केस की सुनवाई है। आर्टिकल 14, 24, 25 इन सब का उल्लंघन है इसके अंदर में। तो दीदी ने कहा है कि बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। और रही बात है कि इसको किया जा रहा है, देखिए, इससे देश के अंदर में आज देश का प्रधानमंत्री आके बोलता है कि देश में मुसलमान पंचर बना रहा है। उनको जो शहीद मिलिट्री में कितने मुसलमान हैं, उनके डाटा क्या देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं? कितने डॉक्टर हैं इंडिया में, कितने साइंटिस्ट हैं मुसलमान? ये कैसे 13 मापदंड रखते हैं? कैसी बात कर रहा है देश का प्रधानमंत्री? जो वोट मांगता है कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर, उनका तो एजेंडा है डिवाइड करना कि हिंदू मुसलमान करो और अपनी सत्ता चलाते रहो। 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी आए थे 2014 में, और आज देश 2,20,000 करोड़ के कर्जे में है, मगर उसका जवाब नहीं देंगे। और इसीलिए हिंसा भड़क रही है बंगाल में। आपने बड़े अच्छे से समझा दिया सर, हमारी जनता भी समझ गई होगी कि इसी वजह से पानी की टंकी में जहर भी डाला जा रहा है, इसी वजह से ये हिंसा भी हो रही है, इसी वजह से मुर्शिदाबाद से पलायन भी हुआ है। अन्य मेहमानों को एक बार दिखा दीजिए जल्दी से। हमारे साथ जो अन्य मेहमान है, रतन शारदा जी, जल्दी से कमेंट आपसे, उसके बाद में मलक नागर आपके पास आऊंगी। क्या मतलब इसको सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ देना? आखिरकार ये लोगों में ये अफवाह कह लीजिए या डर कह लीजिए, लेकिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वक्फ कानून सीधा उनके धर्म पर हमला है। तो समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो कानून लेके आया है उसी की है ना,
कि विपक्ष की है, वो समझाएगा कि नहीं ये कानून बड़ा अच्छा है, वो तो बोलेंगे ही अपनी बात। रतन शारदा जी, नहीं, अगर आप कानून को बताने के बाद उसको खंडन करते हैं समझ में आता है, लेकिन कानून को गलत तरीके से पेश करेंगे तो उसको कोई कैसे समझाएगा। सीए आपके सामने है, सीए में किसी मुसलमान की कोई सिटीजनशिप नहीं जा रही थी, उस सिटीजनशिप जाने के नाम पे इन्होंने दंगे करवाए, मोर्चे करवाए, और 2 साल हो गए किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। अगर झूठे तरीके से लोगों को बरगलाया जाएगा तो आप कैसे समझा सकती हैं? आप लगा रहे थे प्रश्न पूरे, उत्तर इनके क्या मिल रहे हैं? कानून व्यवस्था पे कोई नहीं बोल रहा, दंगों के लिए जिनको शरण दी जा रही है उनके लिए कोई नहीं बोल रहा, कहाँ वो मोदी जी, कहाँ कुछ और ही अलग अलग बातें की जा रही हैं। अगर संविधान के लिए संविधान वही है जब ममता के मन भाए और जब मौलाना के मन भाए। एक है मुल्ला मुल्ला बोलते, मुल्ला भैया ऑफिशियल शब्द है, वो कोई गाली नहीं है, इत्तेफाक मुल्ला को गाली मत बनाइए, वो वहां के जो उनके प्रीस्ट है उनको कहा जाता है। अब ये मुझे ये बताइए कि जब भी उत्सव होते हैं, जब भी हिंदुओं का उत्सव होता है तो पुलिस प्रोटेक्शन लगता है, मुस्लिम उत्सव होता है ना उन पे कभी दंगे ना उन पे पत्थर मारे जाते हैं, ना उनके जुलूसों को रोका जाता है। इस देश की सेक्युलरिज्म केवल इसलिए गारंटेड है कि जहां हिंदू मेजोरिटी है वहां गारंटी है, जहां मुस्लिम माइनॉरिटी है, कल आप बंगाल में हाल देख रहे हैं, इसको कब स्वीकार करेंगे? जहां तक कानून व्यवस्था की बात करते हैं ना भाई साहब, मैं कुछ आंकड़े दूंगा। 2016 में जनवरी में कलियाचक में मालदा में दंगे हुए थे, 3 दिन मीडिया को घुसने नहीं दिया गया, जो पुलिस चौकी जलाई गई उसके द्वारा पेंट किया गया। एसएचओ ने कहा मुझे किसी से भी मीडिया से बात करने को मना है, आप सेंस की जानकार है। 2013 ये टीएमसी आने का 59 दंगे, 2016 दूलागढ़, बासीरात, बदूरिया में दंगे, 2015 में नादिया, 2016 में मालदा, फिर 2016 में हाजीनगर, दूलागढ़, 2017 में बदूरिया, हावड़ा सिटी में 2021 के अंदर 36 दंगे, 2022 में 23 दंगे। क्या आरएसएस करवा रही है? क्या ये आप जब गलत वक्फ बोर्ड के नाम पे प्रोटेस्ट करते हैं, पत्थर क्या आरएसएस करवा रही है? ये कैसा आपका, किस प्रकार के आपके आर्गुमेंट है? आरएसएस 100 साल से कर रही है। एक छोटा सा इस पर रिस्पांस, इसके बाद में वारिस पठान के पास जाऊंगा। ठीक है रतन जी, आपने उन पर आरोप लगाया, रिस्पांस सुनिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये एक मिनट अंजना जी, एक आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल है, ये टेलीग्राफ में 17 फरवरी को छपा था, और उस पर जब 100 साल के जो आरएसएस का होने जा रहा है 2025 में, इनके जो नेता है मोहन भागवत, अरे सुनिए ना, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टेलीग्राफ के पत्रकार बोल रहे हैं, टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, मैं वो बता रहा हूँ। द आरएसएस चीफ, सुनिए ना, ए सोर्स सेड कि अगर बंगाल के अंदर में ये हिंदू मुसलमान होता है, इनका जो माइक्रो लेवल का जो काम करने वाले कार्यकर्ता है वो भी इसके अंदर में शामिल हो जाते हैं। वो भी ये करने के लिए चाहे उनको टोपी भी लगाकर आना पड़े, हिंदुओं को टोपी लगा के भी दंगा भड़काने। तो अगर आपको पता ही है कि कौन लोग करा रहे हैं, तो आपने कितने संघ से जुड़े लोगों को जेल में बंद किया आपकी पुलिस ने? आपके पास तो डेटा होगा। हुई है, एनआईए के पास भी डिटेल्स है, गिरफ्तारियां हुई है, एकदम गिरफ्तारियां हुई है। बताइए कितने पकड़े? 150 से ज्यादा लोग मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार हुए हैं, 200 से ज्यादा लोग कोलकाता में गिरफ्तार हुए हैं, और उसके अलावा इन्होंने जितने भी आंकड़े बताए, देखिए दिल्ली के अंदर में 10 दिन तक इन्होंने दंगे करवाए थे। उस कपिल मिश्रा को आज कौन बचा रहा है? दिल्ली पुलिस फाइल कर रही है उनके खिलाफ, उनको बचाने के लिए पिटीशन कोर्ट के अंदर में। दिल्ली में सरकार बन गई है इनकी, और दिल्ली पुलिस 2020 में वो जो व्यक्ति रास्ते में खड़ा होकर के नारा लगाता है गोली मारो सालों को, वो कैबिनेट मंत्री है। जो मुल्ला सर के इस तरह के कटमुल्ले ऐसा बयान दिया जाता है संसद में, क्या बात करेंगे आप? एक देश का अगर माइनॉरिटी है, अगर वो 1%, चाहे वो जैन हो, आप पंजाबियों को बोलते हैं खालिस्तानी, बंगालियों को बोलते हैं बांग्लादेशी, ये कब तक चलेगा? देश के अंदर में आप डेवलपमेंट की, आपने क्या किया बंगाल? गौरव जी को दिखा दीजिए। गौरव जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मलुक नागर जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। गौरव जी चलिए, ठीक है मलुक जी, इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। गौरव जी इसका जवाब दीजिए। हो गया सत्य प्रकाश जी, हो गया। सबसे पहले अंजना जी, 4 बार आप गई टीएमसी के नेता के पास, कोई क्योंकि उनकी वहां पर सरकार है, इसीलिए मैं गई, और पुनः मुझे ऐसा लगेगा कि उनसे सवाल पूछना है तो मैं पुनः उनके पास जाऊंगी। अब गौरव जी आप सवाल का जवाब दें। आप चली जाइए, अभी दोबारा चली जाइए, दर्शक भी देख रहे हैं, कुछ सवाल हमारे भी हैं। अगर आपको लगता है आप अभी चली जाइए, इसमें क्या बात है? बिल्कुल, ऑब्वियसली जब भी मुझे लगेगा मैं फिर जाऊंगी। पर आपसे अभी उन्होंने कुछ बोला है, आरोप लगाया, उसका जवाब मैं कह रहा हूँ आपको एक बार और जाना चाहिए। जो सवाल हम पूछना चाहते हैं नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। हमने समय मांगा, हमने खता करी। हाँ, सबसे पहले तो आपने एक बात बोली, अगर केंद्र का कानून आया है संसद से पारित होके तो समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अंजना जी मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए हमने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया, तो आप कहेंगे कि केंद्र संसद में पारित कानून हम लागू नहीं होने देंगे,
और दंगा करेंगे और पुलिस की जो वह वाहन है उसे जलाएंगे, हिंदुओं का पलायन कराएंगे। अगर कानून नहीं समझ में आया तो हिंसा कैसे सही है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या संसद में चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं है? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? बंटी बबली राहुल गांधी बोले नहीं, और प्रियंका गांधी वाड्रा विदेश में थी, वोट तक नहीं किया उन्होंने। वहां आपत्ति दर्ज करना था तो नहीं किया। तीसरी बात, यहां पे टीएमसी के नेता ने बोला याचिका दायर करी है महुआ मोइत्रा ने। मैं इनको बता दूं, पहला कानूनी प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। जब कोई कानून आता है तो यह माना जाता है कि वो संविधान संगत है, और अभी तक वो रोक नहीं लगी और ना रोक लगेगी ऐसे कानून पे, क्योंकि कोई कानून पे रोक नहीं लगती, स्टे नहीं होता है। आज जो पूछा जाना चाहिए वो ये पूछा जाना चाहिए, फिराद हकीम हो, ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी से ज्यादा गैर जिम्मेदार नेता भारतीय राजनीति में कोई नहीं है, जिन्होंने मुख्यमंत्री होकर ये कह दिया मैं लागू नहीं होने दूंगी। और इसी तरह से सीएए में, एनआरसी में भी कहा था अगर एनआरसी हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। क्या चिंता नहीं होगी कि हमारे देश में एक प्रदेश ऐसा है जहां की मुख्यमंत्री कानून का पालन करने की बजाय कहती है कि गृह युद्ध करा दूंगी, मैं लागू नहीं करूंगी कानून? ये सवाल पूछना चाहिए कि संविधान, आज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, संविधान के किस प्रावधान में है कि एक मुख्यमंत्री कह सकता है कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे जो संसद से पारित है? वारिस जी, ये विक्टिम कार्ड आप समझ रहे हैं? अब आप कानून पास हुआ है, आप जाइए उसके खिलाफ कोर्ट जाइए, लेकिन ये जो लोगों को भड़काना था कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, वो देखिए आज मुर्शिदाबाद में क्या हालत हो रही है। ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना, कि अगर हम अफवाहें उड़ाएंगे या हम डर फैलाएंगे तो कल को फिर हिंसा भी उससे भड़क सकती है। वारिस जी, देखिए अंजना जी, आज अम्बेडकर जयंती है। वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है, उस संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की किसी नीति से किसी को आहत हुई है तो पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकता है, और वो उस ऑर्डर के, उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये संविधान। अब वहाँ पे जो वायलेंस हुआ है उसकी तो मैं खंडन करता हूँ। वेस्ट बंगाल में तो ममता दीदी की सरकार है, हमने तो कभी भी वायलेंस का समर्थन नहीं किया, हिंसा का हमने हमेशा निंदा की, करते करते रहेंगे। मैं भी कर रहा था समर्थन, मैं तो बिल्कुल, मैं प्रोटेस्ट जो कर रहा था मैं तो संवैधानिक तौर से कर रहा था। जुम्मा की नमाज के बाद काफी सैकड़ों लोग थे, हम तो आए मीडिया को बाइट देने लगे तो हमको उठा के सीधा पुलिस ने गाड़ी में डाल के लेके चला गया। हम कौन सी आगजनी कर रहे थे, बिठा दिया जाके, 2-3 घंटा बाद में हमको छोड़ा। तो सरकार को समझना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो हमसे नहीं छीन सकते। अब बात नंबर 2, आज जो ये मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो मोदी जी ने कहा कि अगर मुसलमान को वक्फ की जमीन मिल जाती तो पंक्चर नहीं बनाता। मोदी जी, अगर आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की मैं आपको बात बता दूं, 4 स्टेट के अंदर 14.5 लाख एकड़ की जमीनें हैं हमारे हिंदू भाइयों के पास। अगर इतनी जमीन मिल जाती है हमारा, तो हिंदू युवा कभी हमारा बेरोजगार घूमता नहीं। मगर आज हिंदू युवा तो बेरोजगार घूम रहा है। कुछ तो बेचारे 2-2 रुपए के ट्विटर ट्रोलर बन गए, कुछ करोड़ फावड़ा बेरोजगारी में भी हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। ये गजब हो गया। मतलब लेके JSR के लिए निकल गए। वारिस जी, आज की तारीख नोट कर लीजिए। आज आपने एक नया कीर्तिमान, 14 अप्रैल, आज नया कीर्तिमान आपने कर लिया। मलुक जी, बेरोजगारी में भी अब धर्म ढूंढा जा रहा है। अब ये तो रहने को है इस देश में, दिस इज हियर टू स्टे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मलुक जी। लेकिन सवाल है कि दिल्ली दंगे पर भी तो प्रश्न होगा ना, मुर्शिदाबाद में भी प्रश्न होगा। लेकिन इसी के साथ एक जो पॉलिटिक्स की लाइन हो गई, जो विचारधारा हो गई है, हर कोई अपने चश्मे से देखता है, अपने अपने वोट बैंक को साधता है। देखिए अंजना जी, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन करना गलत है तो 1995 में क्यों किया? अगर संशोधन करना गलत है तो 2013 में क्यों किया? अगर 2013 में सही था, 1995 में सही था, तो 2025 में गलत क्यों है? अगर कहीं गरीब मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है तो इन लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? जहां तक बात प्रदर्शन की है, 3 तलाक पे इन्होंने प्रदर्शन करा, 370 पे प्रदर्शन करा, CAA पे कि नागरिकता चली जाएगी, झूठ बोला, झूठी बातें फैलाई। शाहीन बाग दिल्ली और देश के कितने जगहों उग्र प्रदर्शन किए, कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई, कुछ लोगों पर केस भी लगे, कुछ लोग घायल हुए, कुछ अस्पतालों में गए। उसी तरह कैसे अब ये इस बिल पे भी कर रहे हैं।